कि महिलाओं को समझना चाहिए कि ये लोग कौन हैं, महिलाओं को समझना चाहिए कि सावित्रीबाई फूले कौन है। जिस तथाकथित ज्ञान की देवी को वो लोग प्रचारित करते हैं, उस ज्ञान की देवी को बिल्कुल ये वाजिब सवाल है। आरटीआई से किसी ने पूछा राजस्थान में कि भाई बता दीजिए कि ज्ञान की देवी जिसको आप कहते हैं कितने विद्यालय खोले, क्या डिग्री है, कितनी पढ़ी लिखी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। बिल्कुल ठीक बात है, ये जायज़ बात है। तो मैं चूँकि तार्किक व्यक्ति हूँ तो मैं मानता हूँ जिसने जन्म लिया, जो आपके सामने मौजूद है, सावित्रीबाई फूले आपके सामने मौजूद हैं, बाबा साहब का आपके सामने मौजूद हैं, ज्योतिबा फूले आपके सामने मौजूद हैं, जीजाबाई आपके सामने मौजूद हैं, रमाबाई आपके सामने मौजूद हैं। इन सब लोगों को आइकॉन बनाइए, अपने बच्चों को समझाइए, जिनसे प्रेरणा मिलेगी। बाकी 8, 10, 12, 14, 15 हाथ वालों के सामने अगर आप कल्पनाशील लोगों को बनाएंगे तो वो गोबर को पूछते रहेंगे, विज्ञान को नहीं समझेंगे। मैं चाहता हूँ कि विकास दिव्य कीर्ति जी यूपीएससी की अगर तैयारी करवा रहे हैं तो वो अपने प्लेटफॉर्म से, अपने मंच से लोगों को बताएं कि लेटरल एंट्री की वजह से ओबीसी एससी वर्ग के कितने छात्रों का अहित हो रहा है। मैं चाहता हूं कि विकास दिव्य कीर्ति जी बताएं कि इंटरव्यू में कम अंक क्यों दिए जाते हैं ओबीसी एससी के छात्रों को। इस पर चर्चा नहीं करते। तो मैं सीधे तौर पे लांछन नहीं लगा रहा हूं, ये तो एक वो बात हो गई कि भाई कोई आपसे, आपके वर्ग से नहीं है तो आप सबको गलत ठहरा दें, ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि जिस बात के आप स्पेशलाइज्ड हैं, जिस बात, आप सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं, आप बौद्धिक चिंतक भी नहीं हैं, आपकी पहचान है कि यूपीएससी की तैयारी करवाने वाला एक शिक्षक, तो शिक्षक की जिम्मेदारी है कि पहली तो फोकस यूपीएससी पे करिए। मैंने आज तक, माफ़ी चाहता हूँ आपका, आज तक कोई इंटरव्यू नहीं देखा कि लेटरल इंटरव्यू में सारे ब्राह्मण क्यों हो गए। इस पर भी बनाइए। आप इस पर क्यों नहीं बना रहे हैं कि एक गरीब वर्ग का लड़का जब किसी तरीके से यूपीएससी उसको दिल्ली भेज दिया जाता है, बड़े शहरों में भेज दिया जाता है, उसके घर वाले किसी तरीके से पैसे की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद जब वो कई साल तैयारी करता है, फिर अगर बाई चांस वो आईएएस हो गया, जब प्रॉपर आईएएस उसको मिल गया, उसके 17 साल लग जाते हैं उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद तक पहुंचने में। उस पद तक डायरेक्ट पहुंचा दिया जा रहा है किसी सवर्ण वर्ग के व्यक्ति को डायरेक्ट लेटरल एंट्री के द्वारा। इस पर चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं? महत्वपूर्ण चर्चा हर बार इंटरव्यू में जो पद छुपा लिए जाते हैं, बाद में घोषित किए जाते हैं, इस पर आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? एक खास, जब आप पूरी लिस्ट बनाइए, मैंने तो बनाई है, हर बार यूपीएससी के बाद में इसका अध्ययन करता हूं, हर बार ऐसा होता है कि एक खास जाति वर्ग के लोगों को कम अंक दिए जाते हैं ताकि ये टॉप ना कर पाएँ। तो इस पर आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जो आपका स्पेशलाइजेशन है उस पर चर्चा करिए ना। मैं पत्रकार हूँ, मुझे इस पर चर्चा अगर ना करूँ कि गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया कैसे लोगों को नुकसान पहुँचा रही है, कैसे दिमाग कैप्चर कर रही है, तो फिर हम समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। पुरोधा माना जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू कोड बिल लाने के लिए बाबा साहब अगर इस्तीफा देना पड़ता है तो निश्चित तौर पर ये कहे जाएंगे कि भाई महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने पहला काम किया। उसमें सावित्रीबाई फूले का नाम और जोड़ दिया जाए, फातिमा शेख का नाम और जोड़ दिया जाए, उनके भाई उस्मान शेख का नाम और जोड़ दिया जाए तो और बेहतर होगा। लेकिन हकीकत यही है कि वो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले या बाबा साहब अम्बेडकर, जब इनका नाम लिया जाए तो मेरा अनुरोध है कि इनको किसी खास जाति के साथ ना जोड़ा जाए। ज्योतिबा फूले या सावित्रीबाई फूले ने जब किसी भी महिला के साथ, जो यहाँ पर महाराष्ट्र में खास तौर से विधवा ब्राह्मणी के साथ ये चीज़ थी कि अगर वो गर्भ ठहर जाता था तो उसको मार देना या जला देना, ये विधवा ब्राह्मणियों के साथ समझता थी, बाल काटने वाली। तो यानी कि उन्होंने अपने जो दत्तक पुत्र लिया यशवंतराव, वो भी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया हुआ था। ये तो इतिहास है। यानी कि उन्होंने संपूर्ण समाज की नारियों के लिए काम किया। जब विद्यालय खोले, बाबा साहब हिंदू कोड बिल जब लेकर के आए थे तो क्या उन्होंने क्लॉज किया था कि ओबीसी एससी की महिलाओं के लिए होगा, बहुजन महिलाओं के लिए होगा? उन्होंने कहा कि संपूर्ण महिलाओं को इससे अधिकार मिलेगा। नहीं तो इतनी बुरी दशा होती कि जो आप दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हैं ना कि इतनी पत्नियां हो गई, इतनी हो गई, उससे भी खराब स्थिति यहाँ पर नारियों की होती। और अगर ये बात गलत है तो वो एक बाबा था, उस समय पार्टी बनाई थी उसने, वही सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में अगर बाबा साहब हिंदू कोड बिल को लेकर के इस्तीफा देते हैं तो बिल्कुल विकास दिव्य कीर्ति ने एकदम ठीक बात कही है। वैसे व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा उन बातों से सहमत नहीं हूँ। मेरी अपनी एक सोच है, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी अपनी एक सोच है कि इन सब बातों में उलझाने की बजाय मैं कभी मंचों पे संभोगवध की चर्चा नहीं करता, क्योंकि अगर मैं काल्पनिक मानता हूँ इन तमाम सारी चीज़ों को तो मेरी नज़र में अगर ये काल्पनिक है तो मैं उनकी चर्चा भी ना करूँ काल्पनिक चीज़ें की। मौजूदा समय में मुझे जो ज़रूरत लगती है, लोगों को लेटरल एंट्री के बारे में बताने की ज़रूरत है, एनएफएस के बारे में ज़रूरत है, निजी क्षेत्रों में हिस्सेदारी की मांग करने की ज़रूरत है, निजीकरण
जो हो रहा है, गेल भेल सिल सब कुछ बिक रहा है, उसके बारे में लोगों को जानने की जरूरत है। कोशिश की जा रही है क्या इस मामले को लेकर के? सीधे तौर पे नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति अगर हमारे वर्ग से नहीं आ रहा है तो सीधे हम उस पर आरोप लगा दें, लेकिन बैच छेड़ देने नए तरीके की। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने समाज को कंगना रनावत में उलझाऊं, मैं नहीं चाहता कि अपने समाज के लोगों को संभोग बद में उलझाऊं, मैं नहीं चाहता कि इस बात में उलझाऊं कि इन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ था। ये सब तमाम संगठन बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, जो भी व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं उन पर मैं ठीक है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि आपको कम से कम ये तो अंतर करना पड़ेगा कि कौन हमारे मुद्दों की बात कर रहा है और कौन हमें फुसला रहा है। हमारे तरफ की जो भीड़ है, यानी कि हमारे तरफ के जो मुद्दे हैं, काम की बात नहीं कर रहे हैं विकास जी। जैसे ये सब बातें सुनने में अंदर से गुदगुदाता है आदमी, मजा आता है। 1 घंटे अगर मोदी जी के खिलाफ बोला जाए, योगी के बुलडोजर बोला जाए तो अंदर से बड़ा मजा आता है, लेकिन उसमें सॉल्यूशन नहीं है। मैं विकास दिव्य कीर्ति या आनंद जी से अनुरोध करता हूं कि वास्तव में चाहते हो अगर गैर बराबरी को दूर करना तो सॉल्यूशंस पर चर्चा करो। ये सब वेद पुराण में क्या लिखा हुआ है, ये सब बातें पहले हो गई, चर्चा हो गई। अब ये प्लीज़ लोगों को मत बताइए। ओबीसी एससी को अगर आप यूपीएससी के तैयारी करवाने वाले हैं तो उनको ये बताइए कि उनके अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं, उनको ये बताइए कि निजीकरण से क्या नुकसान है। ये सस्ती लोकप्रियता तो हासिल हो जाती है इनसे, और एक तरफ का वर्ग ये मिल जाता है कि अरे भाई हमारे खुदा हो गए। इसलिए क्योंकि दिक्कत ये है कि इस तरफ एक अर्णव गोस्वामी है, उस तरफ बैठा हुआ है, तो इस तरफ भी लोग अर्णव गोस्वामी बनना चाहते हैं। मैं उस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि क्लियर कट मुद्दों पे फोकस करना चाहिए। इन सब बातों पे हमें सोचना चाहिए कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का क्या हुआ, जातिवार जनगणना का क्या हुआ, लेटरल एंट्री का क्या हुआ, हमारी भागीदारी का क्या हुआ, हमारे आरक्षण का क्या हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, ईडब्ल्यूएस पर इतनी चर्चा क्यों नहीं की गई? ये तो यूपीएससी का विषय भी हो सकता था। स्पष्ट तौर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा में फोकस के केंद्र बिंदु में क्या आता है? वही संभोगवध, वही रामायण, वही रामचरितमानस घुमा फिरा करके। तो मुझे लगता है कि ये एक हो सकता है कि लोकप्रियता के लिए हो। मैं किसी की नीयत पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन लगता है कि लोकप्रियता के अगर लिए नहीं है तो आप उस तरफ फोकस करिए। बस इतना अनुरोध है मेरा। शुक्रिया।